बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो रहेला और हमेशा रही। तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे शुरुआत करे का आगे चलू। हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी हुई दुगनी। किचन गार्डन द्वारा दे सकते हैं अपने परिवार को बेहतर पोषण। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक बेहतर आमदनी का जरिया है। राज्य में मत्स्य उत्पादक अधिक से अधिक हो, मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़े, साथ ही राज्य के युवा मछली पालन के क्षेत्र में आए और बेहतर रोजगार पाएं, इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। इसी क्रम में राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला मत्स्य पालकों को जो 40% की सब्सिडी दी जाती थी, उसे अब बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। इससे राज्य के मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ाने के लिए संभावना जताई जा रही है। आजकल बाजार में मिलने वाले सब्जियों एवं फलों की गुणवत्ता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जरूरी नहीं कि हम बाजार से जो फल सब्जी ले रहे हैं उसमें पूरी तरह से पोषक तत्व मौजूद हों। इसलिए आज कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं अपने घर के पीछे की खाली जमीन पर पोषण वाटिका या किचन गार्डन लगाने की। इस वाटिका में आप अपने मनपसंद फल और सब्जियां लगा सकते हैं और अपने परिवार को उचित पोषण प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बहार, चमत्कार और माघी नामक अरहर के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम है। बहार, चमत्कार और माघी ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती हैं तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। ओल की फसल में एक बीमारी लगती है, कॉलर रॉट। इस बीमारी की अवस्था में ओल जड़ के पास से पीला होकर गलने लगता है। यही सही समय पर कॉलर रॉट का नियंत्रण कर लेना चाहिए, नहीं तो फसल को नुकसान हो सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए एक तो जड़ के पास पानी ना जमा होने पाए, ऐसे उपाय करने चाहिए। साथ ही रिडोमिल दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करने से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाली मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत कराता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। आज के मंडी भाव में क्या कुछ है खास, आइए देखते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम लेंगे प्याज का न्यूनतम कीमत है 1450 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1650 रुपये। आलू की बात करें तो आलू का न्यूनतम कीमत है 1325 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1425 रुपये प्रति क्विंटल। चना की बात करें तो चना का न्यूनतम कीमत है 5200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 5800 रुपये प्रति क्विंटल। आखिरी में हम देखेंगे चना दाल को। चना दाल का न्यूनतम कीमत है 5900 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6300 रुपये प्रति क्विंटल। आज के मंडी भाव में इतना ही खास था। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्त हो सके, इसके लिए ज़रूरी है हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्दी लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात
दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू आज का जो जानकारी है वो बहुत सुंदर जानकारी है। ये जानकारी है कि बरसात कर मौसम में आलू में लगे वाला रोग और ओकर निदान कर बारे में। देखो किसान भाई बहन मन, आलू जो है बहुत बड़ा पैमाना पर खेती करल जाला, ओकर खेती होवेला, और अगर आलू में रोग लग गलक तो सोचो कि किसान भाई बहन मन के कितने नुकसान होवेला, है नहीं। और आलू का जो शौकीन है, आलू का सब्जी हो गलक, चोखा हो गलक, इकर जो शौकीन है उमन के भी बहुत चोट पहुँचेला। तो चलू आज इकर बारे में हमने जानकारी लेवा थी कि बरसात कर मौसम में आलू में लगे वाला रोग और उकर निदान कर बारे में। तो चलो सीधे चलते हमारे मन पिक्चर कर माध्यम से इकर जानकारी लेवा थी। बरसाती आलू की फसल मुनाफे के लिहाज से जितना फायदेमंद होती है उतनी ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी होती है। आलू की फसल जुताई के पहले सप्ताह से लेकर 15 अगस्त तक लगाई जाती है। इस दौरान बारिश समय पर हो तो अच्छे उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर खेतों में पानी जमा हो जाए तो फिर बरसाती आलू की खेती बहुत मुश्किल हो जाती है। आज हम आ पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक शशिकांत चौबे जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं आलू में लगने वाले रोग व निदान के बारे में। डॉक्टर सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार सभी। अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू सब्जियों का राजा होता है जी। ऐसे में आलू की खेती बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बाजार में सबसे अधिक मांग किसी का होता है तो आलू का होता है। तो मुख्य तौर पे आलू में कौन कौन से रोग लगते हैं? वैसे आलू में मुख्य रूप से एक आगाती झुलसा रोग है, एक पिछाती झुलसा रोग है और एक जीवाणु रहित सूखा रोग है जो कि आलू में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि वैसे झारखंड में लगभग 34,000 हेक्टेयर 34 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है, जिसमें से कि अकेले हमारे झारखंड में लगभग 30 लाख टन की ज़रूरत खपत हमारे यहाँ सालाना है, जिसमें से कि मात्र हमारे राज्य में अभी 9 टन ही उत्पादन 9 लाख टन का उत्पादन हो पाता है। बाकी के लिए हमें अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे बिहार हो गया, अपना पश्चिम बंगाल हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। अगर हम बरसाती आलू लगाना चाहते हैं तो इसके लिए जो मुख्य समय है बरसाती आलू लगाने के लिए जून के अंतिम सप्ताह से अगस्त के मध्य तक, यानी 15 अगस्त हो गया 20 अगस्त तक जो है इसको लगाया जा सकता है। जानकार कहते हैं कि बरसाती आलू के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, ऊंचा और ढलुआ खेत का चयन करें। जून में प्रथम वर्षा के बाद 2 से 3 बार खेत की जुताई कर उसी समय 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट देकर मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला लें। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि जल निकास का उपयुक्त इंतजाम रहे। इसमें लगाने के लिए हमें बलुई दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है, तो हम वैसे खेत का चयन करें जिसकी मिट्टी जो है बलुई दोमट हो और ऊंचे स्थान पर हो, जहां जल की निकासी की उचित व्यवस्था हो, वैसे ज़मीन का चयन करें। उसके बाद उसकी जो है 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। जुताई के समय ही उसी समय सड़ी हुई गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उससे अच्छी तरह से मिलवा दें। सड़ी हुई गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट हो गया, FYM हो गया, इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है उसके बेड का निर्माण करें। दूसरी अहम बात होती है प्रभेद का चयन। प्रभेद में कुफरी पुखराज है, कुफरी ज्योति है और जो है ये कुफरी का सोनी है। ये बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो कि उपयुक्त होती हैं और इसका उपज जो है लगभग
80 से 90 कुंटल प्रति एकड़ है। इसमें यह भी ध्यान देने की योग्य की बात है कि जब हमें आलू का बीज लगाना हो तो उसे बीजोपचार अवश्य करें, क्योंकि बीज का उपचार अगर नहीं करेंगे तो उसके उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। जो बीज उपचारित करके लगाया जाता है उसका उत्पादन अधिक होता है। वैसे तो हर सीजन में होने वाली आलू की खेती में जो रोग या कीट लगते हैं वही इस महीने यानी बारिश के मौसम में भी होते हैं, लेकिन हरियाली, नमी और पानी अधिक होने की वजह से ज़्यादातर आलू को पानी से बचाना होता है, रोगों से बचाना होता है, लेकिन तब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब खेतों में पानी जमा रह जाए। अगाती झुलसा, इस रोग में पौधों के पत्ते पर गहरे भूरे रंग का धब्बा धब्बा टाइप का बनेगा और वो धब्बा जो है सब मिलकर के एक बड़ा आकार ले लेता है और उससे पत्तियां मुरझाने लगती हैं। उसे अगाती झुलसा कहते हैं। अगर ऐसा रोग आपके खेत में दिखाई दे तो आप जो है ये डाइथेन M45 इसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाएं और उस घोल का छिड़काव करें। ठीक 10 से 12 दिन के बाद ये छिड़काव दोबारा दोहराना है। इससे हम इस रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा होता है पिछाती झुलसा। यह जो है इसका पहचान ये होता है कि ये पत्तियों पर हल्के भूरे रंग का सूखा पानी रहित घाव के आकार का बनेगा और यह जो बीमारी है वह पत्ती से शुरू होगी और जैसे अगर वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होगी या वातावरण में बादल युक्त मौसम होगा तो इसमें इसका प्रभाव ज़्यादा आक्रांतित हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे भी जो है पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं और यह बढ़ते बढ़ते जो है तना तक चला आता है और गलन टाइप का उसे बनता है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। इस तरह की अगर स्थिति दिखाई दे तो हमें अपने खेतों में जो है वो रेडोमिल दवा आती है, उसका भी 2 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम के आसपास 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बना करके उसका छिड़काव करें। इस छिड़काव को ठीक 7 से 8 दिन के बाद दोबारा दोहराना होता है, जिससे इस रोग से निजात मिल सकती है। जानकार कहते हैं कि आलू को रोगों से बचाना बहुत ज़रूरी है। आलू का अगेती झुलसा रोग जो होता है वह आल्टनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से होता है। इस रोग के लक्षण फसल बोने के 3 से 4 हफ्ते बाद पौधों की निचली पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे बिखरे हुए धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। जैविक खेती की ओर बहुत ही ध्यान है और इस रोगों पर जो है जैविक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्योंकि ये सब जो है फफूंद का देन होता है, फफूंदनाशी का प्रयोग हम लोग ऐसे दवा में करते हैं फिर भी, लेकिन अगर जैविक तरीके से करना है तो इसमें जो अभी जीवामृत बनाया जा रहा है उसका उपयोग कर सकते हैं। नीम के तेल का उपयोग करते हैं। नीम का तेल जो है ये 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव किया जाता है उसका, या फिर जो एक मट्ठे की छाछ होती है जिसमें हम लोग हमारे गांव घर में जो है लोग घी बनाने के लिए जब निकालते हैं उसका तो उसका जो छाछ बचता है, जो मट्ठा बचता है, उसे 4-5 दिन अगर रख दिया जाए और रखने के बाद उसका भी छिड़काव फसल पे किया जाए तो यह भी जो है रामबाण की तरह काम करेगा। तो किसान भाई बहन मन कैसे लगलग आज की जानकारी? बेस है नहीं तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है सरगुजा कर खेती कर बारे में। किसान भाई बहन मन रौरे मन सरगुजा कर खेती करीला। सरगुजा फसल है, लेकिन सरगुजा कर खेती करे से पहले उकर खेत कर तैयारी, उकर खाद, उकर सिंचाई सब कर बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलू हमरे सीधे चला थी हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी लेवा थी। जोहार। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको बताएंगे कि सरगुजा की उन्नत खेती कैसे की जाती है। इस बारे में बताएंगे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ललित कुमार दास जी। सर, सबसे पहले तो आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों को मेरा जोहार। मैं ललित कुमार दास, वरीय वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद से हूँ। सरगुजा की खेती के बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सरगुजा की उन्नत खेती हम कैसे करें। झारखंड में संथाल परगना में इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है।
ऐसे छोटा नागपुर में भी इसकी खेती की जाती है। और ख़ास करके संथाल परगना के पूरे इलाके में और कुछ हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और रांची, गुमला और कुछ इलाकों, पलामू के कुछ इलाकों में इसकी खेती की जाती है। ऐसे तो ये सरगुजा की खेती आदिकाल से आदिवासी लोग करते आए हैं और ये उनकी खेती भी करते हैं, ये उनसे तेल भी निकालते हैं, उसका उपयोग करते हुए आए हैं और अपने शरीर में भी इसे लगाते हुए आए हैं। मतलब खाने में उपयोग करते हैं और इसका लगाने में भी उपयोग करते हैं। ये जो सरगुजा की खेती है, ये सरगुजा की खेती किसी भी ज़मीन में, खास करके ऊपरी ज़मीन में, टाड़ ज़मीन में, जिसमें कि उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है, यहाँ तक कि हल्की जल धारण क्षमता करने की जो मिट्टी की शक्ति होती है, वैसे जगह में भी, कंकड़ पत्थर वाले इलाके में भी, बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, ऐसी मिट्टी में इसकी खेती की जाती है जहाँ पर कि और कोई फसल की खेती नहीं की जाती। तो इस ख्याल से यदि सरगुजा की खेती झारखंड में अगर की जाए तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्योंकि वैसा इलाका हम लोग खेती करने से छोड़ देते हैं उस इलाका को। अगर हम वैसे ज़मीन में खेती करते हैं तो हम अपनी क्षेत्रफल को भी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ अपने राज्य के उत्पादकता को भी हम बढ़ाते हैं। इसकी खेती करने के लिए हमें सबसे पहले खेत की 2 बार जोताई करनी है और जब हम एक बार जोताई कर लेते हैं, जब दूसरी बार जोताई करते हैं तो उसमें एल्ड्रीन धूल 5% एल्ड्रीन धूल 25 किलोग्राम के दर से हम मिट्टी में मिलाते हैं, या फिर BSC पाउडर 10% 25 किलोग्राम मिट्टी में हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। और जब हम अंतिम तैयारी करते हैं खेत की, तब उस समय 20 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास हम क्यारी में डालते हैं। जैसे हम जब हल चलाते हैं तो उस क्यारी में हम इसको डालते जाएंगे और इसके बाद बीज को डालेंगे। और फिर जब 20 किलो यूरिया हमारा बच गया, ये हम बीज को बोने के बाद जब 25-30 दिन हो जाता है, सरगुजा की खेती बड़ा हो जाता है, तब 25-30 दिन के बाद हम 20 किलोग्राम यूरिया की छिड़काव करते हैं। तो पूरा हमारा 40 किलोग्राम यूरिया हुआ, जिसे हम 2 बार में दिए, एक बार खेत की अंतिम तैयारी में और एक बार 25-30 दिन के बाद हम देते हैं। और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास हम देते हैं। सरगुजा की खेती को अब बढ़ावा दिया जा रहा है और हम लोग जागरूक करना चाहते हैं किसानों को, जैसे कि इस वर्ष इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया जा रहा है और मिलेट्स को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। उसी प्रकार से सरगुजा की खेती बहुत इलाके में लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन सरगुजा एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और ये प्रोटीन से भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, ये त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा है और इसके तेल से हृदय की, दिल की जो बीमारी है कोलेस्ट्रॉल, उसको भी ये ठीक करता है। और इसकी खेती झारखंड में हमें करनी चाहिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसकी खेती झारखंड राज्य में किया जाए और ये वैसे ज़मीन में की जाएगी जहाँ पर उर्वरा शक्ति बहुत मिट्टी की कम होती है। इसके लिए 5 से 6 किलोग्राम हम बीज की मात्रा लेते हैं, यानी कि अगर एकड़ में बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की मात्रा हम लेते हैं। और इसकी दूरी हम किसी भी फसल को जब लगाने की बात करते हैं, कृषि वैज्ञानिक तरीके से उन्नत खेती करते हैं, तो हम बात करते हैं कि उसे क्यारी में लाइन से लगाया जाए। तो हम हल के पीछे हम लगाएंगे और हल के पीछे हम 2 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज रखेंगे, देंगे। तो ये बीज की मात्रा 2 किलो प्रति एकड़ है। और हल के पीछे हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी होगी, एक क्यारी से दूसरा क्यारी 3 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर। और यदि ज़्यादा पौधे हो जाता है तो 25-30 दिन के बाद बाकी पौधों को निकाल करके फेंक देना चाहिए, ताकि इसकी पैदावार अच्छी हो और बढ़त अच्छी हो, इसमें धूप अच्छा लगे। इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऊसर भूमि में, ऊपरी भूमि में पाई जाती है और वहाँ पर पानी निकासी ऐसा ज़मीन में होना ही चाहिए जहाँ पर कि पानी निकासी हो जाए, पानी की निकासी अच्छा से निकल जाए। और ऐसे भी हम इसे जब लगाते हैं, इसके लगाने का समय अगस्त 15 से लेकर के 30 अगस्त तक
अच्छा समय है। ऐसे इसके बाद भी लगता है, सितंबर महीना में भी लगता है और इसका फसल दिसंबर तक में तैयार हो जाता है। तो देखो आज रौरे मन के दू गो जानकारी दिली है ने, बरसात में आलू में लगे वाला रोग और ओकर निदान कर बारे में, और दूसरा है सरगुजा कर खेती कर बारे में। तो किसान भाई बहन मन ये जानकारी रौरे मन कैसन लागलक, रौरे मन चिट्ठी के माध्यम से जरूर बताब। और हाँ एगो और बात कहे कि अगर रौठीने से कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। आज रौरेमान मनोज वर्मा के इजाज़त देव मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।